नमस्कार हमारे सभी विद्यार्थियों को। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उस समय अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के टेंस भी हैं इंट्रोगेटिव में, जो कि आपको करने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वीडियो केवल इसी पे बना रहे हैं कि इंट्रोगेटिव और कुछ विशेष जो नियम हैं, तो उन नियमों को भी हम लोग जानेंगे और उसमें क्या क्या बारीकियां हैं वो सभी चीज़ें एक सीरियली ढंग से ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं उसमें और वो नियम आपको बता दिए जाएंगे, तो उसको आप लोग भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि रिवीजन में आपको मदद मिल सके। तो चलिए एक ट्रांसलेशन आता है। तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन को जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देंगे हु, क्योंकि इसे क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके से वो समझ के कि ये प्रश्नवाचक है, तो वहां पे लिख देंगे हु और इसके लगा देंगे टू, इसमें यू टीच इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से वो लिखते हैं। तो वहां पर यह पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा टेंस जो है, क्योंकि इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन शब्द जो आया है इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अब उन नियमों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वो नियम कौन कौन से हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज ये सोचने वाली बात है कि जैसे कौन शब्द जब किसी ट्रांसलेशन में आया है तो कौन शब्द किसके लिए आया है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये किसको इंगित कर रहा है। जो कि सब्जेक्ट अगर कोई चीज बनता है तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस चीज का पता आप लोग ऐसे लगाते हैं वो एक आदमी को शो कर रहा है या एक कम्युनिटी को शो कर रहा है या एक सभी लोगों को शो कर रहा है। इस चीज को आप लोग कैसे जानेंगे, तो उसी के अनुसार हम लोग ये पता करते हैं कि ये सिंगुलर होना चाहिए और इस सब्जेक्ट को प्लूरल होना चाहिए। तो वैसे ही कौन शब्द जो आया हुआ है ये किसके लिए आया है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन शब्द जो है वह एक अध्यापक के लिए आया है, टीचर के लिए आया है। और अध्यापक जो है वह एक सब्जेक्ट के लिए एक ही अध्यापक को ही आपको पढ़ा सकता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि इंग्लिश पढ़ाने वाला कौन है, एक अध्यापक हुआ, और अध्यापक क्या है, एक ही आदमी है। तो वहां पर एक वचन कर्ता के रूप में, यानी कौन शब्द किसके लिए आया है, टीचर के लिए, और वह क्या है, एक वचन कर्ता के रूप में ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। कौन, अभी और ट्रांसलेशन इस पे दिए जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि कौन शब्द जिस भी टेंस में आएगा सब में अफर्मेटिव के रूप में ही लिखा जाएगा और एक और वह जो है कर्ता होगा, यानी सब्जेक्ट की तरह वो ट्रीट किया जाएगा, यानी एक वचन कर्ता के रूप में ही वो इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको आप लोग देखिए कि इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें सीरियली लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट माने कर्ता, तो यहाँ पे कर्ता की तरह कौन कार्य कर रहा है, कौन। तो कौन सबसे पहले लिखा जाएगा, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हु। अब इसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। अब बताइए कर्ता कैसा है, एक वचन का, तो एक वचन के साथ यस या यस लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हु टीचेस। अब किसे पढ़ाता है, तो तुम्हें। अब क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। तो इसका ये करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर यह इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा जाएगा। इसके पीछे जो है आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लग पाएगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इसमें डज या डू जरूर लगता। डज या डू लगा नहीं है, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह आप इसे समझ रहे हैं तो डज डू जरूर लगेगा अगर इंट्रोगेटिव टेंस आपको दिया हुआ है तो। चूंकि डज डू कहीं लगा नहीं हुआ है और जैसे ये लग गया है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो टेंस जो है अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य में कन्वर्ट हो गया है।
तो यह एक प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ये ट्रीट किया जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ईएस लग गया है, इसका मतलब ईएस का मतलब अफर्मेटिव में ही ईएस लग सकता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें डज डू का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसलिए यह कौन सा टेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए उसी के अनुसार हम लोग अगला देखते हैं इसमें ट्रांसलेशन। अगला है इसी के आधार पर 2-3 एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें भी कौन शब्द आ गया, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कौन, तो कौन का अंग्रेजी क्या होती है, हु। लेकिन इसमें चूंकि नहीं शब्द दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें डज या डू का प्रयोग किया जाएगा। तो हु कैसा करता है, एक वचन का, तो एक वचन के साथ क्या लिखेंगे, डज, और इसके बाद डज के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, अब यहाँ पे नो, अब यहाँ पे गांधी जी, ठीक है। तो हु डज नॉट नो गांधी जी, तो गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो गया। तो अब अगला इसी कौन के आधार पर हम लोग एक और देख लेते हैं, एक दो। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे आप, तो सेम उसी प्रकार से जब भी कौन आएगा तो कौन सदैव एक वचन कर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा। एक वचन कर्ता के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले कर्ता को लिखेंगे हु। अब यहाँ पे पीटना, अब इसमें नहीं शब्द नहीं लगा है तो डज डू नहीं लगेगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो अब पीटा का अंग्रेजी बीट, अब यहाँ पे यस या यस लगेगा कि नहीं, तो जरूर लगेगा, क्योंकि यह जो करता है वह कैसा करता है, एक वचन का। हमेशा जब भी किसी टेंस में हु शब्द आएगा तो हु सदैव एक वचन कर्ता के रूप में ही, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर यस लग जाएगा, हु बीट्स। अब इसके बाद हिम डेली, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के तहत हो गया। तो यहाँ पर इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा कि जिस ट्रांसलेशन में कौन शब्द आएगा तो कौन जो है वह सदैव एक वचन कर्ता के रूप में ही लिखेंगे। एक वचन कर्ता के रूप में ही कौन शब्द जब भी आएगा तो वहां पे जब कर्ता के रूप में लिखेंगे तब आपका ट्रांसलेशन वहां पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव के रूप में अगर आप सोचेंगे तो वहां पे गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन आपका। तो चलिए अब हम लोग कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब इसमें अगला ट्रांसलेशन देखिए, अब इसका कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि कौन की अंग्रेजी हु बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे हु नहीं होगा, क्योंकि कौन सी किताब पूरा मिलकर एक शब्द बन गया है। यह पूरा मिलकर एक शब्द बन गया है, तो जब भी लिखा जाएगा तो कौन सी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हिच। लेकिन अब यहाँ पे व्हिच अकेले सिंगल नहीं लिखा जाएगा, जैसे व्हाई लिखते हैं आप लोग, व्हेन लिखते हैं, हाउ लिखते हैं, तो सिंपली उसको लिख देते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया जाती है, हेल्पिंग वर्ब डज या डू जो भी लगेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि जब भी आप लोग लिखेंगे तो कौन सी किताब, यानी कौन सी किसके साथ, जिस शब्द के साथ आया हुआ है
उस शब्द की अंग्रेजी उसी के साथ ही लिखी जाएगी। जैसे कौन सी किताब, कौन सी कलम, कौन सा स्कूल, ठीक है, कौन सा पेन। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य यानी कौन सी जिसके साथ आएगा उसकी इंग्लिश इसी के साथ में ही लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे विच बुक। अब यहाँ पे पढ़ता है, अब यहाँ पे वर्ब चाहे आप देख के पहचान लीजिए, डज लगेगा कि टू लगेगा इसमें, या वह देख लीजिए, सब्जेक्ट देख लीजिए। अगर सब्जेक्ट कभी कभी मैंने बताया था कुछ दिक्कतें आती हैं कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है कि एक वचन का है कि बहुवचन का है, तब वहां पे वर्ब ही से पता चलेगा। तो पढ़ता है इसका मतलब है कि एक ही वचन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लग जाएगा सहायक क्रिया डज। अब इसके बाद ही नॉट रीड डेली, और यहाँ पे डेली आगे लिख सकते हैं, आगे इसमें कोई ट्रांसलेशन विच से स्टार्ट है इसलिए नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे विच, व्हेन या प्रश्नवाचक नहीं दिया है तो मोस्टली ये वाक्य आप लोग हमेशा अंत में लिखिएगा, जिससे कि कभी कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दैट डे, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, ये सब जो वाक्य आ रहे हैं इन सबको आप कोशिश करिएगा हमेशा ट्रांसलेशन के अंत में लिखिएगा, जिससे कि कोई भी अगर बीच में कहीं लिखेंगे तो इनका जो है आर्डर, जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर उसके बीच में कहीं लिख दिया तो वहाँ पे जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ट्रांसलेशन एरर भी उसको में माना जा सकता है। तो इसलिए ये सारे जो वाक्य हैं सब हमेशा आप लोग अंत में लिखेंगे। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दैट डे, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, एवरी डे, तो ये सब वाक्य हमेशा क्या लिखे जाएंगे, अंत में। कोशिश करिएगा जिससे कि आपकी गलती वहां पे कम से कम हो सके। अब अगला ट्रांसलेशन लिखिए। तो अब इसमें आगे देखिए, तो कौन सी के साथ जो वाक्य आया है, कौन सी पेन, तो ये वाक्य पूरा आप लोग एक साथ ही लिखेंगे, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विच पेन। अब यहाँ पे पसंद नहीं करता है तो डज या डू लगेगा, तो डज या डू लिखा जाएगा। ही के अनुसार तो ही एक वचन है तो इसके लिए डज लगेगा, डज ही अब नॉट लाइक। तो इस तरीके से आप लोग उसको बना सकते हैं। अगला ट्रांसलेशन हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन, अब कौन सी किताब की जगह किसकी किताब हो गया है, तो इसका जो है प्रश्नवाचक भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे कौन सी जब लिखे थे तो उसका अंग्रेजी आपने विच लिखा था, लेकिन जब किसकी हो जाएगा तो किसका, किसकी, किसकी, इन सबकी अंग्रेजी होती है whose। तो अब लेकिन ये अकेले नहीं लिखा जाएगा, जैसे वो उसमें कौन सी के साथ में जो शब्द आया था उसको लिखे थे साथ में, तो सेम उसी तरीके से कौन किसकी किताब, ये पूरा मिलके एक वाक्य बन जाएगा, ये पूरा प्रश्नवाचक की तरह ही ये ट्रीट किया जाएगा। तो कौन सी किताब पूरा मिलके प्रश्नवाचक बनेंगे, ऐसा नहीं है किसकी प्रश्नवाचक है लेकिन किताब प्रश्नवाचक नहीं है, किसकी किताब ये पूरा मिलके शब्द जो है एक शब्द बन जाएगा और ये प्रश्नवाचक शब्द की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी अंग्रेजी लिखी जाएगी तो इन दोनों की अंग्रेजी एक साथ ही लिखेंगे। तो अब इसका क्या लिखेंगे आप लोग, whose बुक, यहां तक हो गया प्रश्नवाचक शब्द।
अब इसके बाद बताइए प्रश्नवाचक के बाद तुरंत क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब चूंकि ट्रांसलेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो डज या डू लगेगा, और डज या डू डिपेंड किस पे करता है, कर्ता पे, सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो इसके साथ डज लग जाएगा, डज ही। अब यहाँ पे रीड, ठीक है। तो यहाँ पर किसका, किसकी, किसके, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो वहां पर हुज बुक, यहाँ पे हुज पेन, हुज स्कूल, किसका, तो ये शब्द जो है एक साथ लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है केवल आप इसकी अंग्रेजी लिख दीजिए और इसके बाद डज लगा देंगे तो वहीं पे तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस ही अपने आप में इनकम्प्लीट रहेगा। क्योंकि किसकी तो अब लिखा नहीं है किसकी किताब पेन है, किसकी बात हो रही है, तो वहां पे ये कंफर्मेशन नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वहां पे ट्रांसलेशन में एरर आ सकती है। तो इसलिए जब भी लिखेंगे आप तो इन दोनों की इंग्लिश एक साथ लिखेंगे। तो एक मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत आपको न उठानी पड़े। तो कौन की अंग्रेजी जब भी आएगा ट्रांसलेशन में तो हु लिखेंगे, हु सदैव एक वचन कर्ता के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन, कौन सा, कौन सी, अगर ये शब्द आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हिच लिखेंगे। अगर यहीं पे किसका, किसकी, किसके ये वाक्य आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हुज। ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी प्रश्नवाचक शब्द आपके आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्हेन, व्हाई, व्हाट यही सब प्रश्नवाचक होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ये दोनों वाक्य हैं तो ये भी प्रश्नवाचक के रूप में भी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो वह कौन सी किताब पढ़ता है, वह कौन सा पेन ज्यादा पसंद करता है। तो इस प्रकार के वाक्य भी आपको जो है लगातार मिल जाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए आपको इन सब पे भी नजर बना के रखनी है कि इस तरीके से अगर वाक्य आ रहे हैं तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और हु जब भी आएगा तो यहीं पे बगल में लिख दीजिए कि एक वचन कर्ता के रूप में, एक वचन कर्ता के रूप में ही हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब जब भी टेंस में जो है हु लिखा जाएगा तो सदैव एक वचन कर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा। ठीक। तो संभवतः आपको यहाँ तक चीजें इंट्रोगेटिव जो कि मिला के हम लोग चले हैं कि कुछ अफर्मेटिव के ट्रांसलेशन कौन से संबंधित जो आए थे तो वो सब अफर्मेटिव के तहत लिखे गए या नेगेटिव के तहत लिखे गए। और कौन सा, कौन सी या किसका, किसकी, इस प्रकार के अगर ट्रांसलेशन आपको दिए हुए हों, चूंकि ये भी आपके इंट्रोगेटिव की तरह ही ट्रीट होते हैं, तो अगर इस प्रकार के वाक्य आ गए तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के भी अगर ट्रांसलेशन आएंगे तो आप लोग करने में आप सहज होंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं उसको आप लोग अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको जब भी रिवीजन करना हो तो बहुत कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन किया जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए